महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में बीएड सेकेंड ईयर सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। गणित शिक्षण में पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग हम अगला टॉपिक इस वीडियो में हमने पिछले वीडियो में आगमन तथा निगमन विधि के बारे में स्पष्ट किया और अगला हमारा टॉपिक है विश्लेषण विधि, जिसको एनालिटिक मेथड के नाम से जानते हैं। ये बीएड में ये टॉपिक क्यों है और इसका महत्वपूर्ण योगदान क्या है इस टॉपिक से। तो इस विधि में विश्लेषण एनालिटिक विधि में क्या करते हैं कि कोई भी हमारा प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम, हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करें, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे भागों में खंडित कर दें, विभक्त कर दें, इस तरह से विभक्त कर दें कि हर पार्ट को समझना आसान हो जाए और आसानी से छोटे छोटे पार्ट को हम समझ सकें, अज्ञात पार्ट को समझ सकें और ज्ञान जो हमको अज्ञात छोटे छोटे पार्ट मिलेंगे उसमें कुछ ऐसे पार्ट होंगे जिसको हम जान नहीं पाते होंगे, तो उनको हम सरलतापूर्वक समझने के लिए हम इन छोटे छोटे पार्टों में विभक्त कर दें और विभक्त करने पर जो हमारा छोटा छोटा पार्ट मिला उनके बारे में हम छोटी छोटी बातें अच्छे से जान सकते हैं। इसका मतलब वो छोटा छोटा पार्ट जो होगा, कुछ ऐसे पार्ट होंगे जिनको हम जान नहीं पाते होंगे, तो उन छोटे पार्ट अज्ञात पार्ट कहलाएंगे। अगर उन जो कुछ ऐसे छोटे पार्ट होंगे जिनको हम ज्ञात कर सकते हैं, जानते हैं, और इन पार्ट को जानने के लिए आगमन निगमन विधि दोनों प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही हम कह सकते हैं कि कोई भी एक प्रॉब्लम है उसको हम अगर सॉल्व करना है या उसको हल करना है तो हम क्या करें, तो हम उन प्रॉब्लम को छोटे छोटे भाग में बांटते हैं। जैसे हम कह दें कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो हम इसको अलग अलग पार्ट में हम इसको हल करेंगे और हल करने के बाद छोटे छोटे पार्ट में हम इसको जब तोड़ेंगे तो हमको हर एक चीज आगमन निगमन विधि का यूज करना पड़ेगा। निगमन विधि के कुछ पार्टों को लेकर इस पार्ट को हम आसानी से जान सकते हैं। इस विधि से क्या क्या निष्कर्ष निकलता है, तो इस विधि से यह निष्कर्ष निकलता है कि हम ज्ञात पार्ट अज्ञात पार्ट को आसानी से जान सकते हैं, या तो नियम विधि द्वारा या आगमन निगमन विधि द्वारा या आगमन विधि द्वारा इन छोटे छोटे पार्टों को हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हम कोई प्रमेय कहें कि आप सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो इस प्रमेय को अगर सिद्ध करना होता है तो हम छोटे छोटे पार्ट में दो ट्रायंगल ले लेते हैं और दोनों से दिखाते हैं जो हमारा लंब है वह कॉमन है और एक समकोण त्रिभुज की रचना करता है। छोटे छोटे पार्ट में हर पार्ट को अच्छे से जान लेते हैं। इसका मतलब कि कोई भी बड़ी समस्या हो उसको अगर हम छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दें तो उसको समझना, उस समस्या का समाधान हम आसानी से कर सकते हैं। ये एनालिटिकल मेथड में विश्लेषण विधि में गणित, बीजगणित, अंकगणित, रेखागणित के प्रश्नों को हम आसानी से हल करते हैं। देखिए बीजगणित में बहुत ऐसे प्रॉब्लम होता है, जैसे आप देखे हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना होता है, तो हम कई विधियों से अलग अलग विधियों से करते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं कि जैसे कोई समीकरण द्वि चर वाला रैखिक समीकरण, उसमें हम क्या करते हैं कि या तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक का मान दूसरे के पदों में लिखकर उस समीकरण में हल करके आसानी से निकाला जा सकता है। मैंने उसके हमने क्या किया कि छोटे पार्ट में उसको तोड़ दिया और तोड़ने के बाद दूसरे पार्ट में रख के आसानी से मान सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें बीजगणित, रेखागणित, जैसे रेखागणित में हम आ जाते हैं वृत्त में हम जानेंगे
कि वृत्त कैसे बनता है, तो बिंदुओं का वह बिंदु पथ होता है जो एक निश्चित दूरी से, एक निश्चित बिंदु से सदैव दूरी समान रहती है और वृत्त कहलाता है। मान लिया कह दें कि वृत्त बनता कैसे है, तो एक तार ले लें और उसका अगर परिमाप मान लेते हैं कि यहाँ से वहाँ तक की लंबाई उसकी अगर 22 सेंटीमीटर है, तो उसको अगर हम राउंड फिगर बना दें, एक सब इमेजिनेशन कर लें कि उसको घुमा के इस तरह का फिगर बनाए कि वह सर्कल टाइप का बनता है, तो जो तार होगा उस ज्यामिति में उसका सर्कमफ्रेंस परिधि बनेगा और उस परिधि को हम अलग अलग खंडित पार्टों में डिवाइड करेंगे। जैसे त्रिज्या क्या है, व्यास क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, कितना कवर करेगा, इस तरह की आकृति को हम इस रेखागणित में, अंगणित जैसे आप कह सकते हैं अंगणित में इसका निवारण हम छोटे छोटे पार्ट, जैसे 99 का वर्ग ज्ञात करना हो तो हम 99 का वर्ग बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। उसको हम दो भागों में तोड़ दिया है, 100 - 1 का स्क्वायर कर दें तो आसानी से इसको a + b a - b का होल स्क्वायर के फार्मूले में रख के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम कह दें 99 का स्क्वायर ज्ञात कर दीजिए, तो आप ये भी कह सकते हैं, तो हम 99 का स्क्वायर करने का मतलब ये है, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और आप जानते हैं a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये आप जानते हैं, इस फार्मूले से 99 का स्क्वायर हम आसानी से कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस 99 को खंड कर दिया, दो खंडों में तोड़ दिया और उसको आसानी से सॉल्व कर लिया। तो आइए इन कुछ बातें हैं, उन बातों को जाने। अंकगणित में किसी न किसी समस्या को हल, अंकगणित में किसी भी प्रॉब्लम, कोई समस्या हो, उसको समस्या को हल करने का हमारा विश्लेषण मेथड सुपर माना जाता है। आपको ये बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ। दूसरी बात यह है कि जब किसी प्रमेय या सिद्धांत को सिद्ध करना होता है, जैसे अभी हम कहें कि आपको कोई सिद्धांत दे दिया गया है, सिद्ध कर दीजिए कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, या किसी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका हम छोटे छोटे खंडित पार्टों में डिवाइड करते हैं। अभी आपको बताया है कि वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यह एक हमारा प्रमेय है। और इस प्रमेय की सहायता से हम क्या करते हैं कि त्रिभुज के दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद हर पार्ट को आसानी से समझा जाता है और आसानी से उस प्रमेय को हम सिद्ध कर सकते हैं। आइए अगला हमारा टॉपिक, अगला हमारा पॉइंट है, जब रेखागणित में किसी रचना का हल ढूंढना जाता है तो कैसे करते हैं। अब कोई रचना दे दिया गया है, तो अब रचना को हल ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम छोटे छोटे खंडित पार्टों में विभाजित कर देंगे और आसानी से रेखागणित में रचना कर सकते हैं। जैसे आप सपोज कर लीजिए कि आपको हमें छोटी सी प्रॉब्लम बता रहा है, छोटी सी प्रॉब्लम है आपके सामने। अगर एक वृत्त दिया गया है, ये ज्योमेट्री है, ज्यामिति है, और ये ज्यामिति में रेखागणित के अंतर्गत आता है, और कहा जाए इसकी रचना कीजिए, तो आप क्या करेंगे, तो छोटा सा कोई आप त्रिज्या लेंगे और त्रिज्या लेकर एक पॉइंट रखकर चारों तरफ घुमाएंगे, तो हमारा एक क्या मिलेगा, रचना। तो रचना करने के लिए हमको क्या आवश्यकता पड़ी, इसकी त्रिज्या की आवश्यकता पड़ी, और ये कहाँ से जाता है, इसके रेंज क्या है, ये निश्चित दूरी है, और एक निश्चित दूरी क्या होती है, यहाँ से हर दूरी निश्चित दूरी क्यों होती है, ये इसके बारे में हम अलग अलग खंडों में तोड़ते हैं, या सीधे अगर जाते हैं तो ये क्या है, ये पूरा ये दूरी क्या कहलाता है, इसका एरिया कितना डेवलप हो गया है। इसमें अलग अलग खंडित पार्टों में कर विश्लेषण विधि का हम आसानी से हल कर सकते हैं विश्लेषण विधि द्वारा। जैसे आइए इस विधि में जाने, आपसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन ये लिए हैं कि सिद्ध कीजिए कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, जो समानांतर चतुर्भुज होते हैं, समानांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज कहलाते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो उसको हम बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, तो उसके विकर्ण यहाँ लिखना हमको चाहिए, उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो इसको समझने के लिए हम अलग अलग पार्टों में ट्रायंगल के रूप में इसको हम
डिवाइड कर दें तो आसानी से इसको हम सिद्ध कर पाएंगे कि जो है ये इसके विकर्ण आपस में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं या समद्विभाजित करते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानें। देखिए इसमें AD और BC क्या है, तो AD और BC जो है हमारा विकर्ण है। AD और BC ये विभाजन का क्या अर्थ है, विभाजन का मतलब होता है कि हमारे विकर्ण को विभाजित किया गया है। इसका मतलब AE प्लस ED को हम AD लिख सकते हैं। AD को हम लिख सकते हैं AE प्लस ED को हम AD लिख सकते हैं। इसका मतलब AD को हम लिखा जा सकता है AE प्लस ED, ये लिखा जा सकता है, ये निकाल से निकल रहा है। दूसरा क्या बात है कि BC को हम लिख सकते हैं BE प्लस BC। इसका मतलब ये जो एंगल होगा, ये जो लाइन, ये भुजा जो होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी तथा ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो AE इक्वल टू ED और BE इक्वल टू BC, ये लिख सकते हैं। अब बताइए कि AE बराबर ED और BE बराबर EC क्यों बराबर होगी और कब होगी। तो अगर ये बराबर होने के लिए एक कंडीशन है, यदि ये तभी बराबर होगी जब दी गई त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। तो त्रिभुज AEB ये त्रिभुज देखिए, त्रिभुज AEB और त्रिभुज DEC ये दूसरा त्रिभुज है। इसमें ये त्रिभुज हो गया। अब ये दूसरी बात, दूसरा त्रिभुज देख लीजिए कब बराबर होंगे। दूसरा त्रिभुज AED ये देख लीजिए, AE और D ये हमारा विकर्ण है। AED AEB, अब देखिए AEB ये हमारा त्रिभुज हो गया। AED नहीं होगा, AEC होना चाहिए, यहाँ गलत लिखा है। AEC तथा BEC AED ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि विकर्ण है। ये हमने एंगल नहीं लिखना चाहिए था हमको, ये दोनों हमारे आपस में क्या है, बराबर हैं। इसका मतलब ये दोनों हमारे विकर्ण हैं, आपस में बराबर होंगे क्योंकि यह त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर होगा, यह त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर होगा, ये हमको दिखाना चाहिए था। यह त्रिभुज तीसरा और ये चौथा ले लेते हैं। यह त्रिभुज इस तीसरा त्रिभुज चौथे के बराबर, पहला त्रिभुज दूसरे के बराबर अगर है तो ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे और संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये जो हमारा D कोण बनेगा और कोण B के बराबर होगा, कोण C कोण A के बराबर होगा। तो इसका यह रिजल्ट निकलता है कि AE BD के बराबर है। अगर हम दूसरी बात कर दें कि कोई अगर दूसरा प्रॉब्लम ले ले, इस प्रॉब्लम को दूसरा कोई प्रॉब्लम उदाहरण ले लें, उदाहरण नंबर 2 अगर हम लेते हैं, कोई अगर वृत्त दे रहा है, सबसे पहले अगर इसको एक तार से मोड़कर इसको बनाया गया है, तो सबसे पहले शिक्षक के अंदर एक प्रश्न बनता है, ये है क्या। तो यह ये जो है 2D स्ट्रक्चर है, पहले 2D है क्योंकि यह वृत्त है, तो यह 2D है, 2 डायमेंशनल स्पेस, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। दूसरी बात है ये 2D है, तो ये क्या है, यहाँ OX क्या है, OY क्या है। अगर यहाँ जो है ये दूरी है, क्या है ये दूरी, क्या होती है, तो ये दूरी हमारी त्रिज्या है। इसकी परिधि क्या होती है, तो परिधि ये पूरा होता है, यहाँ से स्टार्टिंग की है अपना यहीं तक चले गए, ये हमारी परिधि हो गई, ये त्रिज्या हो गया। तो यहाँ से सीधे चलते हैं तो ये व्यास हो गया। तो इस विधि में, विश्लेषण विधि में हम क्या करते हैं कि किसी भी समस्या को छोटे छोटे खंडों में तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद हर खंडों को आसानी से समझा जा सकता है और जो कुछ नियमों के माध्यम से, निगमन विधि के माध्यम से, कुछ खंड को आगमन विधि के माध्यम से समझा जाता है और समझने के बाद हम इनको किसी समस्या पर प्रयोग करते हैं। आइए इसकी विशेषता क्या है, उसका विशेषता मतलब इसका गुण क्या है।
इसकी अब नेक्स्ट वीडियो अगले क्लास में लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।